Hello everyone, this is me Preeti Divedi. Welcome to our channel. So in today's video, we will be discussing about your history first chapter, that is brick, beats and bones. So in this part, we will be discussing about the leftover topics, that is seals, script and weights. So without any further delay, let's get started. So first topic जो है हमारा सील्स एंड स्क्रिप्ट एंड वेट्स में फर्स्ट टॉपिक जो है वो है सील्स एंड सीलिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सेल्स मतलब जैसे कि आज हम देखते हैं ना, कोई कपड़े वगैरह होते हैं, जैसे हम मॉल वगैरह से कपड़े लाते हैं, फिर कहीं से भी कपड़े लाते हैं, फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं तो उनमें सील्स लगी होती हैं, है ना। तो हमें उन्हें देख के क्या लगता है कि हाँ, इस कपड़े में या फिर कोई भी चीज़ में अगर सील लगी हुई है तो उसे किसी ने हैम्पर नहीं किया है, मतलब उससे किसी ने छेड़खानी नहीं की है, वो सामान वहाँ से डायरेक्टली पैक होके हमारे पास आया है ना। तो उसी टाइप से पुराने ज़माने में भी सीलिंग हुआ करती थी और सील्स का यूज़ होता था, बट यहाँ की जो सीलिंग्स होती थी वो डिफरेंट होती थी, ठीक है। ऐसे में भी मिट्टी की जो सीलिंग होती थी उस तरह की किया जाता था, इसमें मोटिव्स वगैरह होते थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सील्स एंड सीलिंग्स यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। तो इन सील्स और सीलिंग्स के की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस होता था, एक जगह से दूसरे जगह पे चीज़ें पहुंचाई जाती थी। और अगर किसी में सील लगी होती थी, दैट मीन्स कि वो सामान जो है उसे किसी ने टैम्पर नहीं किया है, ओके। अदरवाइज अगर सील नहीं लगी होती थी, इसका मतलब था कि किसी ने उसके साथ कोई छेड़खानी की या फिर सामान में बीच में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। और इन सील्स में सेंडर की आइडेंटिटी रहती थी, जो उसको भेजता था, मे बी उनका नेम, एड्रेस वगैरह ये सब रहता था। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है वो कैसी थी, मतलब उस स्क्रिप्ट में क्या क्या होता था, ठीक है, क्या लेटर्स होते थे, क्या नंबर्स होते थे, उनके बारे में हम देखते हैं। सो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ये जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट्स थी, इन्हें एनिग्मेटिक क्यों क्या कहा गया, ठीक है, इनके पीछे का रीज़न क्या है। और एनिग्मेटिक मीन्स है कि मतलब कोई ऐसी, मतलब जो आज तक अनडिसाइफर्ड है ना, पहेलियों की तरह कि इन्हें आज तक हम समझ नहीं पाए हैं प्रॉपरली, ओके। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, दिस स्क्रिप्ट्स वर अनडिसाइफर्ड है क्योंकि अल्फा, ऑब्वियस सी बात है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकल होती तो हम इन्हें समझ जाते हैं। तो स्क्रिप्ट्स में क्या होते थे, लाइन ऑफ राइटिंग्स होती थी, जिनमें नेम होते थे और टाइटल होते थे उनके ऑनर के, जो भी इन स्क्रिप्ट्स को लिखता था। और इनमें कई सारे मोटिव्स होते थे, मोटिव्स यानी कोई ऐसे पिक्चर्स वगैरह होते थे, जैसे कि फ्लावर हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सारे मोटिव वगैरह भी होते थे, सो दैट जो अगर लिटरेट नहीं है वो समझ सके, इलिटरेट लोगों के लिए भी था। एंड इंस्क्रिप्शंस भी इसमें थे, शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थे और लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस भी थे। और जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शंस थे वो 26 साइन के होते थे, उनमें 26 साइंस होते थे। और बहुत सारे साइंस भी होते थे स्क्रिप्ट्स में, जो कि 375 से लेके 400 तक वैरी करते थे। इन सब के, इन नंबर्स के बीच में के अंदर स्क्रिप्ट्स भी थे, तो ये नंबर हमें याद रखने हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, कितने से कितने के बीच में साइंस इसमें थे। देन और ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट थी, ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। हम लोग जो ऐसे लिखते हैं ना, हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, है ना, वे राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट उसमें उस टाइम पे क्या होता था, वो लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे। तो ये एक यूनिक चीज़ हमें देखने को मिलती है इन स्क्रिप्ट्स में। और राइट, देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से हम लोग ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हम बहुत ज़्यादा स्पेस अच्छी तरह से लिखते हैं। फिर अगर हमें कोई लाइन, कोई भी चीज़ एक लाइन में लिखनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छी तरह एकदम सुंदर स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब एंड आता है, हमें रियलाइज़ होता है कि जगह नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो छोटे पास करके लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें राइट साइड में, यहाँ क्योंकि वो लोग यहाँ से लिखते थे, ऐसे लिखते थे वो लोग, तो उनके जो राइट साइड था वहाँ पे उन्हें स्पेस देखने को मिलता है ना स्क्रिप्ट्स में, मतलब
अच्छी तरह लिखते थे। राइट साइड में वाइट स्पेसेस हमें देखने को मिलते हैं, वेयर एज लेफ्ट साइड में हमें क्रैम्पिंग्स देखने को मिलती है। मतलब ऐसे ऐसे गारा, मतलब गंदी तरह लिख देते थे, स्क्रिबल कर देते थे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। हमें स्क्रिप्टिंग जो है, हमें बहुत सारी चीज़ों में भी राइटिंग वगैरह देखने को मिली है। जैसे ज्वेलरीज में हमें देखने को मिला है, और रिम्स में देखने को मिला है, सील्स में मिला है, कॉपर टूल्स में मिला है। तो इन सब चीज़ों में हमें राइटिंग्स देखने को मिली हैं। सो आप इसे देख सकते हैं, दीज आर द साइंस जो कि उस टाइम के साइन बोर्ड्स में हमें मिली हैं। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, जो है वेट्स। तो इस टाइम पे जो एक्सचेंज होता था, चीज़ों का लेन देन होता था, वो वेट्स के थ्रू होता था। और ऐसे नहीं होता था कि कोई भी किसी भी चीज़ से मतलब एक्सचेंज होता था, मतलब किसी भी टाइप्स के वेट, मतलब कुछ भी छोटा बड़ा सामान से एक्सचेंज होता था। इंस्टेड प्रिसाइज सिस्टम था वेट का। तो आप देख सकते हो कितना डेवलप था उस टाइम पे। और ये जो वेट्स थे, ये किससे बने थे? एक स्टोन से बने थे, जिसे चर्ट स्टोन, जिसे चर्ट कहते हैं, उससे ये स्टोन्स बनाया करते थे, जो कि क्यूबिकल शेप्स में होते थे। बट इनमें कोई मार्किंग्स नहीं होती थी, जैसे आज के टाइम पे वेट्स में होते हैं। जैसे किसी में 20 kg 10 kg ऐसा करके कुछ होता है। आई हैव नॉट सीन दैट वन प्रॉपरली कि उसमें क्या लिखा रहता है एक्चुअली। तो ऐसे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं उसमें। तो अभी के टाइम पे जो मार्किंग्स होती हैं, उस टाइम पे इस तरह की मार्किंग्स नहीं होती थी, बट स्टोन से बनाते थे, क्यूबिकल शेप में होते थे ये वेट्स। और कुछ वेट्स जो होते थे वो लोअर डिनोमिनेशन के होते थे, वेयरएज कुछ जो होते थे वो हायर डिनोमिनेशन के होते थे। लोअर डिनोमिनेशन के जो वेट्स होते थे उनमें नंबर्स होते थे, जैसे कि 1 2 4 8 6 अप टू 12,800 तक। बट जो हायर डिनोमिनेशन के वेट्स होते थे उनमें डेसिमल सिस्टम का यूज़ किया जाता था। और जो स्मॉलर वेट्स होते थे, है ना, कुछ जो बड़े साइज के वेट्स होते थे और कुछ छोटे साइज के होते थे। तो जो छोटे साइज के जो वेट्स होते थे उनमें ज्वेलरीज और बीट्स को नापा जाता था। ठीक है, हमें कैसे पता चला इसके बारे में? क्योंकि हमें एक मेटल स्केल पेन मिला था, है ना, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वेट किया जाता था चीज़ों को, है ना। बट मेरा ये ऐसा डाउट आया था उस टाइम पे कि जो वेट्स होते थे, है ना, ऐसे चीज़ों का लेन देन तो होता था, बट उस टाइम पे कोई ऐसा कौन से सिस्टम से जो चेंजेस हो, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, किस सिस्टम से हो रहा है? जैसे कि बार्टर सिस्टम हो गया या फिर कॉइन सिस्टम हो गया। तो उस टाइम पे जहाँ तक है कि बार्टर सिस्टम का ही ऐसे यूज़ होता होगा, क्योंकि जब हमने हड़प्पा के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो आयरन वगैरह की जो है डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हम मान सकते हैं कि बार्टर सिस्टम का ही यूज़ होता होगा इस टाइम पे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो है एंशिएंट अथॉरिटी। सो इस टॉपिक में हम देखते हैं, इसमें हम पता करेंगे कि उस टाइम पे जो ये सब डिसीज़न ले रहा था, वो डिसीज़न लेने वाला कौन था? लेबर का मोबिलाइजेशन होता था, ये सब जो स्ट्रक्चर्स थे इनका डिसीज़न लेने वाला कौन था? क्या कोई राजा था या फिर कोई ऐसी बड़ी अथॉरिटी थी जो इन सब का डिसीज़न लेती थी? हम उसके बारे में देखेंगे। सो हम देख सकते हैं हमें कई सारे इंडिकेशंस मिले हैं ना, बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं, ये सब जो सेटलमेंट वगैरह हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस हैं। तो ये सब कौन इनके डिसीजंस लेते थे, है ना। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी मिली है, आर्टिफैक्ट्स में मिला है, लेबर का मोबिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है ना, ब्रिक्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, है ना, मैसिव वॉल्स का कंस्ट्रक्शन, प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। वी हैव रेड दीज थिंग्स कि लेबर्स का मोबिलाइजेशन होता था। तो ये सब डिसीजन कौन लेता था, है ना। तो इसका हमें एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं मिला है, बट बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। देखो, जैसे कि हमें एक ऐसे जो चीज़ें मिली, हम उसके अकॉर्डिंग ही अजम्पशन ले रहे हैं कि मान लो एक हमें उस टाइम पे एक बड़ी सी बिल्डिंग देखने को मिली है, ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा में। तो हम मान सकते हैं कि ये पैलेस हो सकता है। वी आर नॉट इवन श्योर कि पैलेस ही हो गया फिर और कुछ है, बट एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग हमें मिली है जिसे हम मान सकते हैं कि ये पैलेस होगा। और हमें एक स्टोन स्टैचू भी मिला है
जिसे हमने प्रीस्ट किंग का नेम दे दिया है, क्योंकि हमने देखा है कि मेसोपोटामिया जो था वहाँ पे भी एक स्टैचू मिला था जिसे प्रीस्ट किंग का नेम दिया था। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे कोई ही प्रीस्ट किंग होंगे। ओके, और फिर हमने और कुछ ऐसे लोग मतलब और भी लोगों का ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे कोई रूलर्स नहीं है, और कुछ कहते हैं कि कोई रूलर नहीं है और इक्वालिटी है लोगों में, है ना। सारी ही जो कम्युनिटी है वो एक ही साथ मिलके डिसीजन लेती हैं, वो सभा बनाती हैं, वो ग्रुप करके बैठती हैं और फिर वहाँ पे डिसीजन लेती हैं। मतलब कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है इस टाइम पे सोसाइटी में। बट कुछ बोलते हैं कि बहुत सारे रूलर्स हैं, है ना, कि ऐसा थोड़ी कि अब ऐसा भी है कि एक रूलर तो हर एक जगह को नहीं रूल कर सकता ना। हड़प्पा का अलग होगा, मे बी मोहनजोदारो का अलग हो सकता है, चानूदारो का अलग हो सकता है, अलग अलग जगह का अलग अलग रूलर भी हो सकता है। तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। बट कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग रूलर अगर होते तो फिर ये जो यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी जो हमने पढ़ा कि आर्टिफैक्ट्स वगैरह, लेबर का मोबिलाइजेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन, वॉल्स का, प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन, ये सारा जो है एक ही टाइप का हमें देखने को मिलता है हर जगह पे, है ना। पूरे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। तो हम मान सकते हैं, ये भी हम मान सकते हैं कि कोई एक सिंगल रूलर ही होगा, है ना, जो ये सब प्लान किया। सिमिलैरिटी, है ना, एक ही टाइप का डिसीजन लिया उसने, हर जगह पे एक ही टाइप्स के बनवाए। तो ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा अजम्पशन लेके चलते हैं कि मे बी कोई बोलता कोई रूलर नहीं है, इक्वालिटी है लोगों में, कोई बोलता सेवरल है, कोई बोलता सिंगल रूलर है। तो ये सारी चीज़ें हमें एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में देखने को मिलती है। देन वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि सिविलाइजेशन का जो है वो एंड कैसे हुआ, है ना। हमने मोहनजोदारो फिल्म भी देखी है ना, जिसमें ऋतिक रोशन है। तो उसमें हमने देखा है कि मोहनजोदारो जो है वहाँ पे सब कुछ ऐसे सही से चल रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है ना, कैसे बाढ़ आ जाती है ना, रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज कर लेती है, बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण कि जितने सारे लोग थे वो सारा जो सेटलमेंट है जहाँ पे वो लोग रह रहे थे उसे छोड़ के वो लोग जाने लगते हैं दूसरे तरफ। तो ये चीज़ हमने देखी, जिसमें लास्ट में ऋतिक रोशन को यूनिकॉर्न दिखता है। तो वो जो यूनिकॉर्न है उसकी एक सील भी हमें मोहनजोदारो से, हड़प्पा से मिली है। ओके, सो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि 1800 BCE के बाद मैच्योर हड़प्पन साइट्स जैसे कि चोलिस्तान जो हैं ये अबेंडन हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। यहाँ पे लोग अब रहना छोड़ देते हैं, यहाँ पे अब रहना नहीं, मतलब रहते नहीं है लोग, इसको छोड़ देते हैं। और जो पॉपुलेशन है उसका भी एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है टुवर्ड्स गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन जो है इन सब स्टेट्स की ओर मूव कर रही होती है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। और साइट्स दोज अपीयर्ड आफ्टर 1900 BCE। तो 1800 BCE में कुछ जो साइट्स होगी जैसे कि चोलिस्तान, है ना, तो ये सारी अबैंडन हो गई थी। बट इनके बाद भी कोई अगर साइट्स रही हैं तो 1900 BCE के बाद भी अगर कोई साइट्स रही हैं तो उनमें हमें आर्टिफैक्ट्स का डिसअपीयरेंस देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि अब और आर्टिफैक्ट्स वगैरह, जैसे कि हड़प्पा जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो बहुत रिच था अपने आर्टिफैक्ट्स में, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे। अब उनका डिसअपीयरेंस देखने को मिलता है हमें, वो अब नहीं दिखते हैं कि वो बन रहे हैं। जैसे वेट्स हो गए, सील्स हो गए, राइटिंग्स हो गए, ट्रेड हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। ट्रेड भी अब नहीं हो रहा है प्रॉपरली। और कुछ जो हाउस के जो बड़ी बड़ी हाउसेस होती थी, जो घर बन रहे थे, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स जो थे, अब उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो रोक दिया गया है। उनका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड, है ना। और डिटेरियोरेटेड, अब वो डिटेरियोरेट भी हो रहे हैं, यानी कि सब खराब हो रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि उनमें अब उनको कोई अब रेजुविनेट नहीं कर रहा है ना, वापस से
पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये सब भी हमें डिटेरियोरेशन वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। देन हम देखते हैं आर्टिफैक्ट्स और सेटलमेंट्स जो हैं ये रूरल वे ऑफ लाइफ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आर्टिफैक्ट्स रूरल वे ऑफ लाइफ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न था। उस टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ वहाँ पे बन रही थी, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, बहुत परफेक्ट चल रहा था सब कुछ। बट जब ये सब डिटोरियोरेशन होता है, आर्टिफैक्ट्स का डिसअपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो है अब कुछ भी सही से नहीं हो रहा है ना। रूरल चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, गांव की तरह सब कुछ हो गया, अब वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सो ये शो करता है लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स को। ठीक है, हमने हड़प्पा के थ्री स्टेजेस पढ़ा था ना। तो फर्स्ट स्टेज में तो उसका डेवलपमेंट वो डेवलपिंग स्टेज में था। सेकेंड स्टेज जो था हमारा मैच्योर हड़प्पन कल्चर था जो कि डेवलप्ड स्टेज था। अब थर्ड जो है स्टेज हमारा हड़प्पन कल्चर का वो है अंडर डेवलप्ड और नो डेवलप्ड स्टेज, जिससे कि हम लोग लेट हड़प्पन कल्चर कहते हैं। बट ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे के रीजंस क्या हैं हमें ये भी जानने होंगे, है ना। तो अब देखिए इसका कोई एक रीज़न नहीं है। डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट, डिफरेंट हिस्टोरियंस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे सिविलाइजेशन का एंड हुआ, बट कुछ कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ। डिफोरेस्टेशन यानी कि अगर यहाँ पे सब इतना घर बना रहे थे, घर बनाने की वजह से सेटलमेंट करने की वजह से पेड़ को काट रहे थे, तो इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो गया। अब उन्हें पेड़ नहीं है तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो शायद इसलिए वो दूसरे जगह चले गए। यहाँ पे सिविलाइजेशन का एंड हो गया, यहाँ से लोग छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे। बट कुछ लोग कहते हैं कि एक्सेसिव फ्लड की वजह से ऐसा हुआ है, और सब जैसे कि बहुत सारी मे बी अगर बहुत बारिश हुई हो, बहुत ज़्यादा फ्लड आया हो, तो भी तो लोग यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। तो ये भी रीज़न कुछ हिस्टोरियंस देते हैं। और कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि मे बी रिवर का जो कोर्स है वो शिफ्ट हो गया हो, रिवर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी हो, या फिर सूख गई हो, है ना। कि मे बी जो इंडस रिवर जो थी वो उनके तरफ जाती थी तो उन्हें पानी प्रॉपरली मिल रहा था, बट ऐसा हो कि पानी नहीं मिल पा रहा हो, रिवर ने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया हो, या फिर इतना गर्म इन्होंने डिफोरेस्टेशन कर दिया, क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से जो रिवर है वो ड्राई अप हो गई, तो पानी सूख गया, इन्हें पानी नहीं मिल पा रहा। सो इन सर्च ऑफ वाटर दे ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेस, ऐसा भी हो सकता है ना, वो दूसरे प्लेस में मूव कर गए। बट और कुछ बोलते हैं ओवर यूज़ ऑफ द लैंडस्केप, और मे बी लैंडस्केप का इन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट किया, सब कुछ पेड़ वगैरह काटा और बहुत ज़्यादा ही कल्टीवेशन किया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस की। तो इसकी वजह से भी ज़्यादा ओवर यूज़ करने से भी वहाँ पे कुछ अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा होगा, शायद इसलिए भी वो लोग चले गए, यहाँ पे सिविलाइजेशन का एंड हुआ। तो बहुत सारे रीजंस हैं, एंड यू हैव टू राइट ऑल दिस रीजंस इन योर एग्जाम इफ द क्वेश्चन विल कम, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ कमिंग इन योर एग्जाम, सो यू शुड कीप इन माइंड। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, और रीजंस में अगर चाहो तो ये जो रीजंस है मैंने जैसे बोला आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो इन योर ओन लैंग्वेज, ये सारे पॉइंट्स। बट ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो पॉइंट हैं इन सबको आपको लिखना है। सो दिस वाज ऑल टिल देन, दिस इज मी प्रीति द्विवेदी signing out. Have a nice day ahead. So see you soon in the next video.